नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। नमस्कार। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो ये विधानसभा चुनाव चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में है और मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का यहाँ से बरिया नगर 361 से प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह शेर है। तो जिन मुद्दों को लेकर हम बलिया में आए हैं तो उन मुद्दों के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। उसके साथ हम क्या हमारा घोषणा पत्र है उसमें क्या क्या हमारे अहम बिंदु हैं। तो जो बलिया के लिए है कि हम लोग यहाँ पे एम्स की स्थापना करेंगे। यहाँ पे जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसकी व्यवस्था बहुत लचर है। यहाँ के लोगों को दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ IIM की भी स्थापना करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करेंगे। इसके साथ यहाँ पे जो बलिया को पर्यटन के क्षेत्र में जो स्थान मिलना चाहिए वो उससे बहुत बलिया दूर है। तो इसके लिए हम यहाँ एक एयरपोर्ट भी स्थापित करेंगे और जो भृगु जी की धरती है इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं उनका पलायन रोकने के लिए हम यहाँ पे कताई मिल और चीनी मिल की स्थापना करेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ की जो सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है तो हम लोग 12 मास ऐसी सड़कें का निर्माण कराएंगे जो 12 मास यूज करने के काबिल हो। ऐसा ना हो कि बरसात में सिर्फ गड्ढे हो। और एक यहाँ पे परिवहन की एक समस्या क्या है रोडवेज की, आज की डेट में यहाँ पे कोई भी ऐसी बस नहीं है जो डायरेक्ट बनारस जाती हो और उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। और रेल कनेक्टिविटी पे भी, क्योंकि अभी बहुत गिनी चुनी ट्रेनें ही चल रही हैं। चाहे अगर आप देश के विभिन्न कोई चेन्नई और बेंगलोर के लिए कोई ट्रेन नहीं है तो इन सब समस्याओं पे हम लोग कार्य करेंगे। इसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि जो हमारा घोषणा पत्र है पार्टी का, तो हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग 3 गुना रोजगार का सृजन करेंगे पूरे प्रदेश में। हम लोग जैसे कि रेलवे की तर्ज पर जैसे पुलिस विभाग है, चिकित्सा विभाग है, बैंकिंग सेक्टर है, इनमें 8-8 घंटे की शिफ्ट होगी कि अगर कोई मरीज है जो दिन में ओपीडी है, रात को ओपीडी नहीं इमरजेंसी चलती है, तो उसके लिए हम लोग वहां पे पूरा स्टाफ रिक्रूट करेंगे। उससे 3 गुना रोजगार का सृजन होगा और लोगों को इलाज मिलेगा। हमारा ये कहना है कि जो शिक्षा का अधिकार है इसमें UG और PG भी सम्मिलित किया जाए और इसमें प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य का अधिकार है उसको हम संवैधानिक दर्जा देंगे कि जिससे राइट टू हेल्थ हो और अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसका इसलिए इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 2 सालों से और हम लोग ने दिल्ली में भी एक प्रोटेस्ट किया था इसके लिए। तो हम लोग राइट टू हेल्थ की बात करते हैं और महिलाओं के लिए हम लोग एक विधानसभा स्तर पर एक विशेष महिला चिकित्सालय की स्थापना करेंगे। अभी जो है वो जिला महिला चिकित्सालय है मगर विधानसभा स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जो महिला और जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और किसानों को डायरेक्ट जो जैसे कि आप जान रहे हैं कि डीजल का दाम बहुत बढ़ गया और किसान सिंचाई के लिए डीजल का उपयोग करते हैं और बहुत से उनके संसाधनों पर GST बढ़ गया और जैसे यूरिया के जो कट्टा था उसका भी वजन कम कर दिया गया 45 किलो। तो उनकी जो फसल की लागत है वो बढ़ गई है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डीजल है वो किसानों को सब्सिडी रेट पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है जो SUV गाड़ी से घूम रहा है उसके लिए भी वही डीजल जो खेती के ट्रैक्टर में भी डीजल भरवा रहा है तो हम लोग उसको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। और हम लोग ये जो फ्रीबी की राजनीति से दूर हम लोग हैं और हम लोग हर घर रोजगार योजना पे काम कर रहे हैं। मैं हर घर में एक आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्कीम वर्कर है, मिड डे मील है, जो संविदा कर्मचारी है, इनका सरकारीकरण, माने इन सभी को क्योंकि समान पे जब वो समान काम कर रहे हैं तो उनको समान सुविधाएं मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। और जो मजदूर का जो तबका है इसके जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पे भी हम काम करेंगे। तो यही सब हमारे प्रमुख बिंदु। इसके साथ साथ जो प्रदेश में जो कम्युनिटी हेल्थ और वेलनेस सेंटर है इस पर दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी जिससे प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में ओरल कैंसर के केस आ रहे हैं और लोग उनकी मृत्यु हो रही है ओरल कैंसर से। अगर हम दंत चिकित्सक की नियुक्ति कर देंगे हेल्थ वेलनेस सेंटर पे तो वो डायग्नोसिस हो जाएगा प्राथमिक लेवल पे और फिर उसको टर्सरी केयर पे सर्जरी और वो रेडियोथेरेपी से वो बच जाएगा। तो ये सब हम लोग के प्रमुख मुद्दे हैं। अब आप लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सर पहले तो प्रश्न ये पूछेंगे कि आप लोग की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक से कितने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे हैं मैदान में? देखिए इस समय हमारे प्रत्याशी तो करीब 20 की संख्या में थे। नॉमिनेशन किया था मगर कुछ टेक्निकल इशू से इस समय केवल 3 ही प्रत्याशी हैं। पहले चरण में मेरठ में, उसके बाद छठा चरण में मैं प्रकाश कुमार, इसके बाद जहूराबाद 370 में ही प्रत्याशी हैं। हमारा कालपी, कन्नौज और लखनऊ जैसी जगह पे पर्चा खारिज हुआ।
तो अभी हम लोग के पहले चरण में 2 कैंडिडेट थे, छठे में मैं हूँ, 7वां में जयराम पांडे जी हैं जहुराबाद से। बलिया नगर विधानसभा में आपके प्रति जनता का कैसा रुझान है? देखिए, जनता का बहुत पॉजिटिव रुझान है, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरी जन्मभूमि यही है और मैं यहाँ पे 2 दशक के बाद आया हूँ। और क्योंकि जो हम लोग की एजुकेशन है बाहर रही और यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज था ही नहीं कि मुझको यहाँ पे पढ़ाई मिलती। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो मुझको कभी भी बलिया छोड़ के जाना ही नहीं पड़ता। तो आपने बलिया को ही क्यों चुना? देखिए, क्या है कि हम ये सबसे अगर आप उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में देखें तो अगर सबसे उपेक्षित जिला है, जिस जिले जो भृगु की भूमि है, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जिस जिले में प्रधानमंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मगर आप प्रदेश में देखिए कहाँ स्थान है। यहाँ पे अच्छी रोडें नहीं है, इलाज नहीं है, आपको या तो मऊ भागना पड़ेगा या बनारस भागना पड़ेगा और आपकी बीच ही में मृत्यु हो जाएगी। अभी तो मरहम पट्टी कर दी गई है ये चुनाव के कारण कि इन लोगों को आराम से ये लोग जा सकें, नहीं तो क्या हाल है सड़कों का सबको पता है। और कोरोना काल में ट्रेनों आने जाने में इतनी दिक्कत हो गई है, ट्रेनों में लोगों को टिकट नहीं मिलता है, पैसेंजर का किराया डबल कर दिया है। जो सीधे 35-40 रुपए था बनारस का, वो सीधे 65 रुपए हो गया है किराया। तो ये तो मार है। अगर और आप क्या कर रहे हैं, आपने अगर प्रदेश में देखें, आप ये कह रहे हैं आपने इतना विकास किया 5 सालों में कि 14 करोड़ ऐसे हो गए जो मुफ्त के अनाज पे उनकी जिंदगी डिपेंड हो गई। तो आपने किसका विकास किया? आपने ये कहा 2017 में बीजेपी के घोषणा पत्र में कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, मगर इस बार घोषणा पत्र में उसका जिक्र ही नहीं है। तो क्या 5 साल में किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि हम हर किसान को एनर्जी एफिशिएंट पेट्रोल वो पंपिंग सेट देंगे। कितने किसानों को मिला? उन्होंने कहा फूड पार्क बनाएंगे प्रदेश को। क्या फूड पार्क बना? और रही बात कि ये राम राज की, मेरा एक सीधे ये कहना है कि ये लोग बिहार में सत्ता में है और ये कहते हैं राम राज। तो राम राज है तो राम राज में दारू बिकनी चाहिए, या आप प्रदेश नदी पार देखिए वहां शराबबंदी है, ये भी सत्ता में है, भागीदार है, तो वो डिसीजन इनका भी माना जाएगा कि तो यहाँ पे क्यों ये है। अगर रामराज की परिभाषा में कहां लिखा है रामराज में कि आप दारू बेचेंगे। और रही बात अपराध मुक्त है ही नहीं। सब पूर्वांचल के लोग जानते हैं, गाजीपुर से लेके बनारस में एमएलसी लोग इन्हीं की पार्टी में बैठे हुए हैं, बाहुबली लोग। मगर क्या प्रचारित किया जा रहा है कि भाई अपराध मुक्त है। कहां अपराध मुक्त है? हाथरस की घटना, इनके विधायक खुद ही उन्नाव में रेप कांड में थे, तो कौन सा रामराज है? उसकी बात ये लोग क्यों नहीं करते? ये चुनाव, कोई विधानसभा चुनाव होता है वो समीक्षा होता है कि 5 साल में आपने क्या कार्य किया। आपको वो जनता के बीच हमने रोड बनवाई, पुल बनवाई, लोग को रोजगार दिया, ये दिया, मगर आपने तो रोजगार छीना है कोरोना काल में। बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी। आप ही बताइए, जो बच्चे मिड डे मील खाते हैं उन्होंने 2 साल में क्या पढ़ा है? आप उनको साक्षर और उनके साथ धोखा कर रहे हैं, तभी आपकी जाति और धर्म की पॉलिटिक्स चलेगी। आपने कहा था गड्ढा मुक्त होगी, मगर ये गड्ढा युक्त है क्या? बलिया की सड़कें गड्ढा युक्त नहीं है। आप शहर की सड़कों का हाल देखिए। अस्पताल में कोरोना काल में हम लोग को समझ में आया कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है, वो भी सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था में डॉक्टर होना चाहिए। उसके बाद भी कोई पॉलिटिकल पार्टी स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। अच्छा, चिकित्सकों की क्या स्थिति है? देखिए, चिकित्सकों की बहुत, आप ये बताइए, अगर कोई बीमारी आती है तो आप ठेके पे चिकित्सक रख रहे संविदा में। क्या ऐसा होता है कि आप 3 महीने रखेंगे चिकित्सक को निकाल देंगे? और बहुत शर्म की बात है, हम लोग ने ये बात दिल्ली तक उठाई जंतर मंतर पर। इस प्रदेश में दंत चिकित्सक 8,000 रुपए में काम कर रहे हैं। आप अगर गोरखपुर में जाके देखिए, आजमगढ़ देखिए, यहाँ तो कोई डेंटल कॉलेज नहीं है, 8,000 रुपए में दंत चिकित्सक काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो 10 लाख 15 लाख खर्च कर रहे हैं उनको 8,000 मिल रहा है, तो फिर आपको लग रहा है कितना विकास कर दिया। तो इस प्रदेश में किसी किसान और मजदूर की कोई औकात है? जब ये पढ़े लिखे लोगों की आपने हालत कर दी है, लोगों के रोजगार आपने बंद कर दिए। और आप एक बात देखिए, जो ये चुनाव में हो रहा है, आप देखिए, आपने नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया, रैली, मगर पहले दूसरे चरण में आप ये देखिए तो कोई ऐसी कोई ढील नहीं थी। आप रोड शो नहीं कर सकते थे, मोटरसाइकिल रैली नहीं। तो ये जो है, ये सब लोकतंत्र की ये सब हत्या है जो कदम हो रहा है। आप पर्चे खारिज कर रहे हैं कि बिंदी नहीं है, मात्रा सटी है, क्या वो एग्जाम है? भाई आप क्यों ये कर रहे हैं? अब यहाँ पे आया था, मैंने नॉमिनेशन किया तो नामांकन की जांच वाले दिन से पहले निकल गया कि अधिकारी ये बयान दे रहे हैं, पेपर में छपा कि यहाँ पे बहुत संख्या ज्यादा हो गई है तो ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेगी। आप ये सोचिए, अगर बलिया की किसी सीट में भी 16 कैंडिडेट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें 15 कैंडिडेट का एक ईवीएम में होता है, 1 नोटा होता है।
तो ये क्या मतलब है? लखनऊ आप 2 ईवीएम ना लगाने के लिए क्या मतलब, इसका क्या सेंस समझा जाए? या तो आप ये कह दीजिए पहले आओ पहले पाओ। अगर ये बताइए बलिया में किसी समय विधानसभा में अगर 100 लोगों ने नामांकन जारी कर दिया, तभी भी आप वही करेंगे कि एक ईवीएम में? तो ये सब जो हो रहा है, आप ये बताइए, मैंने ये देखा आपने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हिंदी पेपर में अंग्रेजी में दे रहे हैं। तो अंत में आपका बलिया नगर विधानसभा में क्या अपील है जनता से? देखिए, मेरी ये अपील है कि पहली तो अपील है कि यहाँ का जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ 23 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने भी कहा कि यहाँ परसेंटेज बहुत कम है वोटिंग का, तो हम कहें कि पहले तो आप वोट करिए, और वोट जब करने जाइए तो 1 मिनट आप सोचिए आंख बंद करके कि कोरोना काल में क्या हुआ। यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, एक शमशान की बात करने वाले, कब्रिस्तान की एक मूर्ति बनाने वाले, और आपने देखा गंगा नदी में भी लाशें बही। तो आपको ये सोच के वोट करना है, ये आपके ये 5 साल ये जो आप वोट डालेंगे, ये 5 साल आपके कैसे रहेंगे वो उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा यही अपील है, सबको वोट डालना चाहिए और थोड़ा सा ये कैंडिडेट के बारे में सर्च करें। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सब कुछ, सबका डाटा है, किसने किसने अपराध किए हैं, किसकी कितनी प्रॉपर्टी की है, और आप पार्टी का घोषणा पत्र पढ़िए, उसके बाद वोट डालिए। धन्यवाद।